जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पवन को। पवन को देखने वाले हैं हम लोग। देखेंगे पवन कैसे चलती है। मतलब मैंने ये आपको बताया हुआ है, पिछली क्लासों में शायद मैंने क्लास में कराई हुई है और चैनल पे ये पहली क्लास है। मैं यहीं पे आपको वायुदाब भी समझा दूंगा। ये जो आपका फिगर बना हुआ है, ठीक है, वायुदाब का भी फिगर आपका यही होगा, तो ऐसे ही समझा दूंगा वायुदाब को भी, बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो। चलो देखते हैं। तो अब पवन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि पवन चलती कैसे है। तो पवन हमेशा आपकी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेगी। मतलब एक जगह पे अगर आपका उच्च वायुदाब होगा और दूसरी जगह पर निम्न वायुदाब होगा, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हमेशा पवन चलेगी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, बस इतनी चीज़ याद रखना पवन के बारे में। तो पवन आपकी जो चलेगी, तो उच्च वायुदाब से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि पवन आपकी किस दिशा में चलती है। तो पवन आपकी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। ठीक है, ये क्षेत्र हो गया पवन के चलने का। तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे फेरल महोदय के नियम के अनुसार, तो फेरल महोदय ने कहा था कि ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, बन जाएगा आपका कि फेरल का नियम किससे संबंधित है। तो फेरल का नियम जो संबंधित है वो हवाओं की दिशा से। फेरल का नियम जो संबंधित है वो हवाओं की दिशा से संबंधित है या पवनों की दिशा से संबंधित है। यहाँ पर लिख देते हैं पवनों की दिशा से, पवनों की दिशा से संबंधित है। ठीक है, पवनों की दिशा से संबंधित है ये फेरल का नियम। तो क्वेश्चन 1 नंबर का यही आ जाता है पवनों से कि फेरल का नियम किससे संबंधित है। तो मतलब इनके नियम में था क्या, ये इस तरह का आप बना लीजिए, ऊपर क्लॉकवाइज चलेंगी, नीचे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। तो ऊपर क्लॉकवाइज बना दिया और नीचे एंटी क्लॉकवाइज, बीच से 0 डिग्री इक्वेटर खींच दिया। मतलब 0 डिग्री आपकी ये अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो ये यहाँ से बाएं और यहाँ पे दाएं, ये उत्तरी गोलार्ध लिखा हुआ है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले अच्छा वायुदाब आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि वायुदाब मैंने पढ़ाया नहीं, क्लास में पढ़ाया हो, बस यहाँ पे नहीं पढ़ाया। ठीक है, बहुत दिनों बाद एक तो हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं क्या है वायुदाब। वायुदाब होता है, यहाँ पर है आपका सूरज। ठीक है, ये सूरज अगर है यहाँ पर आपका, ये सूरज, ठीक, ये सूरज है आपका। यहाँ से ये जो रोशनी पड़ती है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर लंबवत पड़ती है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, या विषुवत रेखा भी कहते हैं, या फिर भूमि के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से बीचों बीच में जाती है, तो ये वाला क्षेत्र जो होता है बहुत गर्म क्षेत्र होता है। और आपने पढ़ा होगा कि जब जहाँ पर गर्मी होगी वहाँ की हवाएं जो होती हैं हल्की होकर के ऊपर उठ जाती हैं। जब हल्की होकर के हवाएं ऊपर उठ गई तो नीचे हवाएं बची ही नहीं। जब हवाएं नीचे नहीं बची तो वहाँ का क्षेत्र कैसा हो जाएगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में, ये आपका कैसा क्षेत्र होता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। ठीक है, और यहीं से आप थोड़ा सा और देख लीजिए, 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, 5 डिग्री ऊपर और नीचे आपका जो होता है डोल ड्रम वाली स्थिति बनती है, जो बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जो 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे आपका डोल ड्रम। तो वायुदाब से ही क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर डोल ड्रम वाली स्थिति कितने डिग्री से कितने डिग्री उत्तर और कितने डिग्री दक्षिण में बनता है। तो डोल ड्रम वाली स्थिति 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में, या फिर 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में आपकी डोल ड्रम वाली स्थिति बनती है, जो बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। ठीक, अब इसके ऊपर आपका क्या होगा, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब होगा। मतलब यहाँ से यहाँ आपकी हवाएं थी और ये हल्की होकर के जैसे ऊपर उठी, जब ऊपर उठी तो यहाँ पर कैसा हो गया, उच्च वायुदाब हो गया। ये देखो ऊपर वाली उच्च वायुदाब की पेटी। तो कुल वायुदाब की अगर पेटियों की बात करें तो कुल वायुदाब की 7 पेटी होती है। कितनी पेटी होती है वायुदाब की, हम देख लेंगे 7 पेटियाँ होती हैं। यहाँ पर लिख देते हैं वायुदाब की 7 पेटी होती है। वायुदाब की कुल 7 पेटियां होती। 7 पेटियां आपको दिख रही होंगी। नंबर 1 ये पेटी नंबर 1 है, और ये दूसरी पेटी, ये तीसरी पेटी। ठीक, और ये आपकी बीच वाली, फिर ये आपकी ऊपर से 3 और नीचे भी आपकी 3 हो जाएंगी, 1 2 और 3 पेटी, ये 3 3 6 और ये आपका 1 हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी 7वीं पेटी। ठीक, 3 3 6 1 7। तो कुल कितनी पेटी वायुदाब की, कुल कितनी पेटियां पाई जाती हैं पृथ्वी पर, वायुदाब की कुल 7 पेटियां पाई जाती हैं। बीच में आपका विषुवत रेखीय क्षेत्र हो जाएगा, इसके ऊपर उपोष्ण हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर आपका ये सबसे ऊपर उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। तो उच्च वायुदाब क्षेत्र के नीचे क्या हो जाएगा,
ध्रुव का होता है, यहाँ का ध्रुव होता है, ठीक है। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको, ध्रुवीय, क्योंकि ये टॉपिक था पवनों का, लेकिन आपको समझाने के लिए ये पवनों का फिगर बना हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए वायुदाब, इसलिए मैं इसी पे समझाए दे रहा हूँ। दो क्लासे ना होने से अच्छा है कि एक ही में करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये ध्रुवीय, यहाँ पे लिख देते ध्रुवीय, ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, ठीक। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र है और ये ध्रुव से छोटा है, मतलब ध्रुव से जस्ट पीछे का है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसे उपध्रुवीय, ठीक है। उपध्रुव, जैसे आप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है, वैसे आपका ध्रुव उपध्रुव हो जाएगा, ठीक। तो या अब आपको बस एक ये ऑर्डर याद रखना है, सबसे बीचों बीच में आप रहेंगे, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, हवाएं हल्की होकर के ऊपर उठ जाएंगी तो वहाँ पे कैसा होगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा। उसके ऊपर चलेंगे उच्च वायुदाब क्षेत्र होगा, मतलब वहाँ पर उपोष्ण, ये नाम याद रखना है, ठीक है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, ठीक, उसके ऊपर उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र, फिर उसके ऊपर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, फिर सबसे ऊपर जाएंगे तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। वहाँ पर ठंडी होती है, ध्रुवों पर ठंड होती है, इसलिए वहाँ पर उच्च वायुदाब होता है, ठीक है। और यहाँ नीचे भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर गर्मी होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, ठीक है। सेम पैटर्न ऐसा ही आपका नीचे चलेगा, बीच में आपका विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, उसके नीचे उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र, उसके नीचे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, उसके नीचे ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, ठीक। तो ये 4 ये आप 3 ऊपर और 3 नीचे, एक तरफ का याद कर लेना, नीचे तरफ का अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये वायुदाब है, और वायुदाब इसलिए मैंने आपको समझाया क्योंकि वायुदाब में क्या होता है, हवाएं हमेशा चलती उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, ठीक है। तो उच्च वायु मतलब एक तरफ उच्च वायुदाब होगा और दूसरी तरफ निम्न वायुदाब होगा। मान लो ये 2 क्षेत्र हैं, ठीक है, यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र है और यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र है। तो यहाँ पर निम्न वायुदाब था, मतलब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ी, इस स्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ी, और गर्मी जैसे ही पड़ी तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ गई, और गर्म होकर के अगर हवाएं ऊपर उठ गई, यहाँ पर ये हवाएं ऊपर उठी तो ये वाली हवाएं यहाँ पर आ गई या फिर किसी भी क्षेत्र में चली गई, और ये हवाएं जहाँ पर चली जाएंगी वहाँ पर उच्च वायुदाब हो जाएगा और यहाँ पर निम्न वायुदाब है, और जहाँ से ठंडी हवाएं होंगी वो इस तरफ इस स्थान को भरने का प्रयास करेंगी, क्योंकि पृथ्वी आपकी बैलेंस में रहे। तो फिर क्या होगा, बहुत तेजी से हवाएं चलेंगी, ज़्यादा अगर निम्न वायुदाब हो जाएगा, बहुत तेजी से हवाएं चलेंगी, तो जिसे कहते हैं आंधी चल रही है, बहुत तेजी से हवाएं चल रही हैं, अरे बस समझ में। तो हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, क्लियर ना। अब हवाओं की बात कर लेते हैं, अब हवाओं की बात कर लेते हैं। तो हवाओं में ये वाला क्षेत्र जो होगा, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका व्यापारिक पवनें होंगी, यहाँ पर आपकी व्यापारिक पवनें चलती इस वाले क्षेत्र में, ठीक। व्यापारिक पवनें ये देखो मैंने ब्लॉक के अंदर बंद कर दिया है, ये आपका व्यापारिक पवनें। अब व्यापारिक पवनें चलती किस दिशा में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। व्यापारिक पवनें कहाँ पर चलती, पहले तो कहाँ पर चलती, किस क्षेत्र में चलती, उसके बाद दिशा की बात करते हैं। किस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें चलेंगी, ये आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र है। मैंने कहा इसी बीच में चलेंगे, देखो रेड लाइन से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, रेड लाइन से, ये व्यापारिक पवनें और ये व्यापारिक पवनें, तो मतलब ये वाले क्षेत्र में चलेंगी व्यापारिक पवनें। तो अब हम कहेंगे क्या, ये देखो यहाँ से, अब यहाँ से अगर ये व्यापारिक पवनें आपकी चल रही हैं तो हम कहेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ हवाएं चल रही हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चल रही हैं, ठीक है। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे वहां पर भी सेम, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चल रही हैं। अब अगर इनकी दिशा की बात करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्शन बनाया हुआ है, ये देखो थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है, उपोष्ण हाई प्रेशर से विषुवत रेखीय लो प्रेशर, ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दिया समझने के लिए आपको। उसके बाद दिशा, अब दिशा की अगर बात करें, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। अब उत्तरी गोलार्ध में हम देखेंगे फेरल का नियम लगाएंगे, तो उत्तरी गोलार्ध में फेरल का नियम कहता है कि राइट साइड में मुझे चलना है, राइट साइड में मतलब हवाएं चलेंगी, तो राइट साइड में अगर हवाएं चलेंगी तो देखो यहाँ से अगर दाहिना, यहाँ से मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरा मुख मेन होता है, मेरा मुख, ठीक, मुख से पता चलता है कि दिशा कौन सी है। जैसे मैं सामने हूँ तो मेरा दायां ये है और बायां ये है, जस्ट रिवर्स घूम जाता हूं तो दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर ये हवाएं चल रही, व्यापारिक पवनों की बात करते हैं, तो व्यापारिक पवनें यहाँ से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, तो आप उच्च वायुदाब पर खड़े हो जाइए और निम्न वायुदाब की तरफ मुख करके, ठीक है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ मुख करके अगर खड़े हुए हैं, और नीचे अगर ये उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में क्या बताया है इसमें, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी दिशा में चलती हैं पवनें, तो दाएं दिशा में चलेंगी, तो दाएं दिशा में चला दो, दाएं दिशा मतलब इस तरफ चला देंगे,
इस तरफ चल रहा है, ये देखो सारी पवनें आपकी इस तरफ चल रही हैं। अब यहाँ पर भी देखो उठा करके भाई रख दिया ऐसे करके, तो ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो मतलब किस दिशा चल रही, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। क्लियर। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलती हैं। अब दक्षिणी गोलार्ध में ये आपका उच्च वायुदाब है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ मुख करके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में आपकी व्यापारिक पवनें चलती हैं। अब ऊपर की मुख तरफ करके खड़े हो गए और दक्षिणी गोलार्ध में है तो ये आपकी लेफ्ट साइड में चलेंगी, बाएं साइड में चलेंगी, तो बाएं साइड मेरा बायां क्या है, ये मेरा बायां है, तो बाएं तरफ चला देंगे, ये आपकी बाएं तरफ चलने लगी। ठीक। अब इसी को उठा करके सीधे यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने ऐसे करके, तो क्या कहेंगे इसको, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की तरफ, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की तरफ। तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलती हैं, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की तरफ चलती हैं। क्लियर। ठीक। तो यहाँ से हमारी क्या हो गई, ये दिशा कंप्लीट हो गई, ये व्यापारिक पवनें कंप्लीट हो गई। अब पछुआ पवनों की बात करते हैं। 3 प्रकार की पवनें मुझे पढ़नी है। सबसे पहले व्यापारिक पवन, व्यापारिक के ऊपर पछुआ पवन, पछुआ पवन के ऊपर पूर्वा पवन। पूर्वा पवन को ध्रुवीय पूर्वा पवन कहते हैं, क्योंकि वो ध्रुव में चलती है, ध्रुव से चलती है। ठीक है। जो जहाँ से आता है, जहाँ से चलता है, उसी को हम वही दिशा बोलते हैं, जो जहाँ से आएगा वही दिशा बोला जाएगा। अरे बस समझ में। ठीक है। जहाँ से भी जिस देश से भी आएगा, जिस देश से आएगा उसी देश को नाम जोड़ करके सफिक्स में बोलेंगे। मैं सपोज चाइना से कोई आया तो बोलेंगे चाइनीज़, है ना। महाराष्ट्र से आया तो कहेंगे मराठी या फिर महाराष्ट्री। ठीक है। तो ऐसे करके मतलब जो होगा वो उसका जो देश होगा, राज्य होगा, उसी से सफिक्स करके, मतलब हवा जिस तरफ से आ रही है वो दिशा उस हवा की दिशा होगी, ना कि जिस तरफ जा रही है। जाने वाली दिशा से मुझे कोई मतलब नहीं, बस जिस तरफ से वो आ रही है और जिस तरफ जा रही। तो आई किस तरफ से, अगर दक्षिण से आई तो दक्षिण से, अगर पूरब से आई तो पूरब से, अगर पश्चिम से आई तो पश्चिम से, जिस दिशा से भी आएगी वही दिशा उस पवन की दिशा होगी। क्लियर। जिस तरफ जा रही है उससे मुझे मतलब नहीं। ठीक है। अब अगली है पछुआ पवन। अब पछुआ पवन कैसे चलेगी, अब पछुआ पवन कहाँ किस क्षेत्र में चलेगी, ये पछुआ पवन देखो, ये पछुआ पवन मैंने लिखा हुआ ये यहाँ पर पछुआ पवन। ठीक। अब पछुआ पवन आपकी ये देखो यहाँ पर ये 30 डिग्री से 35 डिग्री के ऊपर चल रही है आपकी, मतलब उच्च वायुदाब से। देखो निम्न वायुदाब में तो कभी हवा चलेगी ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया जो पवन चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। ठीक है। जो पवन चलती है उच्च वायुदाब से उच्च एयर प्रेशर से, उच्च एयर प्रेशर से निम्न एयर प्रेशर पर, उच्च एयर प्रेशर से निम्न एयर प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। उच्च एयर प्रेशर से निम्न एयर प्रेशर की तरफ, तो उच्च एयर प्रेशर से निम्न एयर प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी। ये आपका अस्वच्छांश, देखो अस्वच्छांश भी मैंने बताया नहीं, ये अस्वच्छांश भी कहा जाता है 30 से 35 डिग्री को। अस्वच्छांश इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले घोड़ों का व्यापार होता था, तो घोड़ों का व्यापार होता था, व्यापारिक पवनें इसीलिए कहा गया, इस व्यापारिक क्षेत्र में पवनें चलती थी। यहाँ पर घोड़े ले जाते कभी कभी बीच में आ जाते थे इस 30 से 35 डिग्री में। तो 30 से 35 डिग्री में आने से क्या होता था, नाव जो होती थी बहुत ज़्यादा हिलने लगती थी। पहले नावें ऐसे खेने वाली नाव होती थी, और या फिर उसमें इंजन जो होता था इतना मजबूत नहीं लगा हुआ होता था, पताका टाइप की उसमें ऊपर लगी हुई होती थी, तो वो मतलब हिलने लगती थी एयर प्रेशर की वजह से। तो घोड़े उठा करके समुद्र में फेंक दिए जाते थे। तो इस डिग्री में घोड़े फेंकने वाली एक प्रकार से प्रथा हो गई। 30 से 35 डिग्री में जब नाव हिले तो घोड़े फेंक देना समुद्र में उठा करके। तो क्या हुआ, जब समुद्र में फेंकने वाली प्रथा हो गई तो मतलब इसको अस्व अक्षांश कहा जाने लगा। भैया वहाँ पे अगर चले जाएंगे, उस अक्षांश पे चले जाएंगे तो वहाँ पे घोड़े आपको समुद्र में फेंकने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं तो आपकी नाव जो हो जाएगी डूब जाएगी, है ना। तो इसलिए इसको अस्व अक्षांश कहा गया। अब इसके ऊपर चलेंगे, पछुआ पवन पे थे हम लोग। ठीक। तो पछुआ पवन आपका ये उत्तरी गोलार्ध है और पछुआ पवन का आपका ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक। तो ये पछुआ पवन। अब पछुआ पवन आपकी कहाँ से कहाँ तक, कहाँ की तरफ चलेगी, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से, या फिर इसको ये भी कह सकता है अश्व अक्षांश से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ। अश्व अक्षांश से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ पवनें चलती है, ये दक्षिणी गोलार्ध की बात है। और उत्तरी गोलार्ध में अश्व अक्षांश से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, मतलब दोनों सेम
दोनों सेम है, बस दिशा में फर्क है। दिशा में फर्क क्यों है? ये उत्तरी गोलार्ध में है और फेरल का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हम ऊपर राइट साइड में घूमेंगे, तो राइट साइड में अगर घूमेंगे तो ऊपर की तरफ मुख करके खड़े हो जाओ, निम्न वायुदाब की तरफ चेहरा करके, और दाएं चलेंगी तो दाएं चला दो, दाएं मैंने चला दी, सारी हवाएं दाएं तरफ चला दी। अब इसी को उठा करके सीधे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये देखो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दिशा, ये आपकी दिशा हो गई। ये कौन सी दिशा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक। और वहीं दक्षिणी अगर गोलार्ध की बात करेंगे तो यहाँ से हवाएं चल रही नीचे की तरफ चल रही, नीचे की तरफ चेहरा कर देते हैं, और नीचे आपकी बाएं साइड में चलती हैं पछुआ पवनें। देखो बाएं साइड में कोई भी पवन होगी अगर नीचे होगी तो बाएं साइड में चलेगी, तो इस तरफ हमें चलाना है तो इस तरफ हम चला देते हैं, ठीक है। तो आपकी कहाँ है पछुआ पवनें? ये आपकी पछुआ पवनें, ये तो बाएं साइड में चलेंगी, बाएं साइड में चला दो, ये बाएं साइड में मैंने चला दी, ये बाएं साइड में, ठीक। और बाएं साइड में आपका ये उठा करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ चलते हैं। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो पछुआ पवने क्लियर हो गए। अब पछुआ पवनों के वहाँ के मछुआरों ने कुछ नाम रख दिए हैं। क्यों नाम रख दिए हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में पहाड़ पेड़ पौधे थोड़े से अधिक हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में केवल पानी पानी है। अब जब पानी पानी है तो हवाएं चलेंगी तो उनको रुकावट कुछ होगी नहीं, उनके रुकावट कुछ आएगी नहीं, एकदम खूब तेज़ी से चलती, इतनी तेज़ी से चलती कि वहाँ से आवाज़ें आने लगती हैं, मतलब हवाओं से। कभी देखा नहीं होगा आंधी चलती है तो साए साए की आवाज़ आती है, तो उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की वहाँ आवाज़ें, हवाओं की वजह से आवाज़ें मिलती हैं। वहाँ के मछुआरे जो होते हैं, जो समुद्र में मछली वगैरह मारने जाते हैं, तो उन्होंने उनके नाम अलग अलग रख दिए हैं। क्या नाम रख दिए हैं? तो इनके उपनाम भी पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो पछुआ पवन है, पछुआ पवन के 3 उपनाम हैं। 40 डिग्री पे जो चलती है उसे गरजता चालीसा कहा जाता है, और 50 डिग्री पे जो चलती है उसे प्रचंड पचासा कहा जाता है। प्रचंड पचासा या फिर भयंकर पचासा भी कहा जाता है, जो भी मिल जाए आपको, पचासा मिलना चाहिए, ठीक है। और 60 डिग्री पे जो चलेगा उसे चीखता साठा कहा जाता है, ठीक, चीखता साठा उसे कहा जाता है। अब ये 60 डिग्री पे चीखता साठा। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये चीखता साठा किस पवन का रूप है? तो चीखता साठा आपका पछुआ पवन का रूप है, पहला क्वेश्चन बन गया। या फिर पछुआ पवन में किस पवन का रूप है? उत्तरी पछुआ पवन या दक्षिणी पछुआ पवन? तो उत्तर में तो आपके पेड़ पौधे पहाड़ हैं, तो वहाँ पे तो इतनी तेज चलेगी नहीं हवा, और दक्षिण में पानी पानी है तो दक्षिण में बहुत तेजी से हवा चलेगी। तो दक्षिणी पछुआ पवन के उपनाम भी रखे गए हैं। किसने रखा है? वहीं के मछुआरों ने। तो दक्षिणी पछुआ पवन के 3 नाम हैं। जो 40 डिग्री पे चलती है उसे क्या कहते हैं? चालीसा, गरजता चालीसा। जो 50 डिग्री पे है उसे प्रचंड पचासा या भयंकर पचासा। जो 60 डिग्री पे है उसे क्या कहेंगे? चीखता साठा कहेंगे, ठीक। क्लियर हो गया होगा, चीखता साठा, ठीक है। और दिशा भी मैंने देख ली। अब लास्ट देख लेते हैं ये पूर्वा पवन, ठीक है। पूर्वा पवन या फिर ध्रुव में चलती है, इसलिए इसे ध्रुवीय पूर्वा पवन कहते हैं। जैसे अपने यहाँ उत्तर बिहार, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में पुरवाई के नाम से जानते हैं, पुरवाई, तो वही पूर्वा पवन है, मतलब ये ठंडी पवन होती है, ठीक है। ध्रुवों में चल रही है, ध्रुवों में बर्फ जमी पड़ी हुई है, तो आपको पता है कि वहाँ से जो हवाएं चलेंगी वो ठंडी हवाएं चलेंगी। अभी आगे मैं आपको जलधाराएं पढ़ाऊंगा, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। जो ध्रुव से होकर के आएगी वो ठंडी जलधारा होगी, जो इक्वेटर से होकर के जाएगी, मतलब भूमध्य रेखा से होकर के जाएगी, वो गर्म जलधारा होगी, ठीक है। तो ऐसे करके जो भी क्वेश्चन होंगे सब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके आगे धीरे धीरे आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से ही करना चाहिए था, लेकिन अब स्टार्टिंग से हम नहीं कर पाए हैं, उसका कारण है कुछ लाइट वाइट की वजह से, ठीक है। तो चलो अब ये देख लेते हैं हम। शुरुआत के जो टॉपिक है मैं वो आपको पढ़ा दूंगा, धीरे धीरे कवर कर दूंगा। अब जहाँ से है वहीं से आप आगे चलिएगा, ठीक। तो ये आपका यहाँ पर क्या है? आपका ध्रुवीय पवन चलेगी। देखो ऊपर लिखा हुआ है मैंने ध्रुवीय पवन, ये लाल कलर से मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो ये ध्रुवीय पवन है। और ध्रुवीय पवन आपकी कहाँ से कहाँ की तरफ चलेगी? तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से ही चलेंगी। देखो निम्न वायुदाब है यहाँ पर, यहाँ से कोई भी पवन नहीं चली है। अरे बस समझ में, तो यहाँ ध्रुवीय उच्च वायुदाब से पवनें चलेंगी और यहाँ उपोष्ण उच्च वायुदाब से पवनें चलेंगी, तभी जाकर के यहाँ पे मिल जाती हैं, और यहाँ से मिल करके पवनें ऊपर उठ जाती हैं, तो यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। तो यहाँ से आपकी पवनें, तो क्वेश्चन आएगा कि ध्रुवीय पवनें या फिर पूर्वा पवनें किस तरफ चलती हैं? तो पूर्वा पवनें आप क्या कहेंगे? ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ। उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती हैं। तो पूर्वा पवनें कैसे चलती है? सबसे नीचे से चलेंगी तो ध्रुवीय
उच्च वायुदाब क्षेत्र से उसके ऊपर ध्रुव का छोटा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती है। क्लियर हो गया होगा ना। अब इसकी केवल दिशा देख लेते हैं। दिशा के लिए मुझे फेरल महोदय का नियम लगाना पड़ेगा। फेरल महोदय का नियम क्या कहता है? उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण और क्लॉकवाइज दाहिनी दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं दिशा में चलेंगे। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में अब ये देखो पवने यहाँ उच्च वायुदाब में खड़े हो जाओ। अब जिस तरफ चल रहे हैं उस तरफ मुख कर लो, मतलब निम्न वायुदाब की तरफ। निम्न वायुदाब की तरफ मैंने चेहरा कर लिया। अब क्या कहा? उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तरफ चलना है, दाहिने तरफ चलना है, इस तरफ चलाना है, इस तरफ चला दो। ये देखो सब मैंने इस तरफ चला दी। क्लियर। अब दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब में खड़े हो गए और किस तरफ मुख करना है? निम्न वायुदाब की तरफ, निम्न वायुदाब की तरफ। और फेरल का नियम लगाना है। फेरल का नियम क्या कहता है कि बाएं तरफ चलेंगी दक्षिणी गोलार्ध में, तो बाएं तरफ चला दिया, बाएं तरफ चला दिया ना। अब इसी को उठा करके सीधे पेस्ट कर दो। देखो जगह यहाँ नहीं थी तो मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक, ये सबसे पहले लिख लेंगे, ये यहाँ पे लिख लिया, ध्रुवीय उच्च दाब से हाई प्रेशर, उपध्रुवीय लो प्रेशर निम्न वायुदाब की तरफ। इसकी दिशा दो, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ था? ये उत्तरी गोलार्ध ऐसे लाइन थी तो मैंने उसी को ऐसे पेस्ट कर दिया। उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? उत्तर पूरब से चल ही नहीं रहा, ये उत्तर पूरब से चल रही है पवन, और किस तरफ आ रही है? दक्षिण पश्चिम की तरफ। उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ आ रही है। ठीक, अगर सेम इसी दिशा की बात करेंगे, इस दिशा की बात करेंगे तो ये दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की तरफ आ रही है। दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की तरफ। देखो ये एरिया बना हुआ है, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की तरफ आ रही है। ठीक, सेम यहाँ पर भी मैं अगर ऐसे कर दूं तो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। ठीक है, और ये आपका पश्चिम दक्षिण से या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, और ये आपका उत्तर पश्चिम से ये दक्षिण पूरब। ठीक, ये सारी पवनें आपकी हो गई। तो यहाँ से आपकी पवनें कंप्लीट तो नहीं हुई हैं। ठीक है, ये पवनों का एक रूप हुआ है। उसके बाद मौसमी पवनें होंगी, कुछ स्थानीय पवनें हैं, अलग अलग प्रकार से स्थानीय पवनें चलती हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा स्थान है। ठीक है, तो अलग अलग से स्थानीय पवनें चलती हैं और वो पवनें मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये वायुदाब और पवनों वाला टॉपिक हम लोगों ने यहीं से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैं ये क्वेश्चन क्लास में लिखवाता हूँ और यहाँ पर आप अपने आप से बना करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटेगा नहीं, वायुदाब और पवन से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ठीक है, ऐसे ही क्लासें होंगी, कोई क्वेश्चन आंसर टाइप से नहीं होगा। जैसे मैंने पहले इतिहास पढ़ाया है उस तरीके से कुछ नहीं होगा। अब बस यही कोई फिगर वाला होगा तो उठा करके मैं अपनी कोचिंग के बच्चों के लिए दरअसल कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ होगा तो सीधे सीधे बस ये फिगर, ये केवल फोटो डाली जाती थी, अब छोटा सा एक वीडियो क्लिप करके डाल दिया जाएगा, जिससे आपको भी अगर मदद मिल रही है तो आप भी इससे ले लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन इससे बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, आप अपने आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। जैसे आपकी व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में चलती हैं? तो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है। तो ये सारे आपके पॉइंट हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखो कब मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।